हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपके जो भी वाइवा या प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को वैद्युत अपघटनी सेल को अपने चार्ट पेपर में बना रखे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हमारे जो एग्जामिनर साहब हैं वो आएंगे और किस टाइप्स के क्वेश्चन हमसे करेंगे, हम क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो मैं उन्हीं के जो भी वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हूँ। आपसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर साहब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आप ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो वैद्युत अपघटनीय सेल का यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे अपने चार्ट पेपर में, या फिर वैद्युत रासायनिक सेल का बनाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को यहाँ पर प्रेफर करते हैं, अपने चार्ट पेपर में बनाते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस बन जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हूँ। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर काफी जगह की कमी हो जाती। तो यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को नहीं लिखा है। यहाँ पर मैंने 12 ही क्वेश्चंस लिखा है, बाकी जो क्वेश्चंस है मैं वहाँ पे आपको रैंडम ही बताता चलूंगा इस डायग्राम की मदद से। हालांकि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसकी परिभाषा और इसका जो क्रिया विधि है उसको अच्छे से सीख रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इजीली उस लेक्चर को देख पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके इन क्वेश्चंस को सीख कर। भले ही आप इस वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना सब्सक्राइब करें, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके जो कि इस टॉपिक को बनाए होंगे अपने चार्ट पेपर में। तो चलते हैं हम लोग सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो यहाँ पर मैंने बताया था इसकी डिफिनेशन कि वैद्युत अपघटनी सेल ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी के थ्रू ये जो है सेल चार्ज हो रहा है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वैद्युत अपघटनी सेल ऐसी युक्ति या साधन है। वैद्युत अपघटनी सेल ऐसी युक्ति या साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सिंपल सी डिफिनेशन इसकी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सेल क्या होते हैं। तो सेल जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं या फिर यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल वहां पर यूज करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आपका वैद्युत अपघटनी सेल है, ये भी आपका एक प्रकार का सेल है। और एक सेल जो होता है वो क्या होता है, वो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो सेल है हमारे सामने, ये क्या है, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सेल की डिफिनेशन हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपका एनोड किसे कहते हैं। तो एनोड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये आपका एनोड। तो एनोड जो होता है वो उस पर बेसिकली क्या होता है, ऋणावेश होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड किसे कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है, तथा कैथोड का इसका आंसर हो जाएगा, कैथोड किसे कहते हैं ये हो जाएगा कि कैथोड जो होता है वो धनावेशित होता है। या फिर आप बोल सकते हैं एनोड किसे कहते हैं, तो आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। तो आपकी इन दोनों डिफिनेशन इस प्रकार से हो जाएंगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है एनोड और कैथोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वो हालांकि इससे पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोड जो है उस सिरे से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं।
इट मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। जिस सिरे से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो आपका एनोड हो जाएगा उस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी, और जो कैथोड है उस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, उस पर अपचयन होगी। तो इस क्रम में अगला क्वेश्चन आपका सेम यहाँ पर मैंने अभी बता दिया इसका आंसर, जो कि है ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। तो ऑक्सीकरण जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं या फिर दे दिए जाते हैं किसी और को। यहाँ पर जो अपचयन है वो क्या होता है, अपचयन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इट मीन्स किसी दूसरे यौगिक से या फिर तत्व से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं। फिर इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और अगर आप इनका एग्जाम्पल देखें तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट कलर के मार्कर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य के वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा KOH, और यहाँ पर हो जाएगा NaCl। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर विद्युत अपघट्य ये हो जाएंगे, ये पदार्थ जो होते हैं वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य आपने पढ़ रखा होगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से घुल जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, KOH, और यहाँ पर आपका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पर ही मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आपका हो जाएगा NaOH। यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य का। और यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH4OH हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप इस साइड देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH4OH। और यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड को भी यहाँ पर ले सकते हैं, HCN को भी आप यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य ले सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। फिर आपका इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विद्युत अपघटन क्या है। तो विद्युत अपघटन जो होता है वो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत धारा द्वारा अपघटन जो होता है विद्युत अपघटन होता है। इस डिफरेंस को एक बार पुनः सुनिएगा कि किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। तो आपका यहाँ पर विद्युत अपघटन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर आपके एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं जो कि मैंने बताया था कि मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो धारा का प्रवाह होगा वो किस क्रम में होगा। तो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। इट मीन्स धारा का जो प्रवाह हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ। तो यहाँ पर आपका एक ये क्वेश्चन बन जाता है। और फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बैटरी क्यों लगाई जाती है। तो बैटरी इसलिए लगाई जाती है ताकि इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए यहाँ पर बैटरी का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर अगर बैटरी को हटा लिया जाए तो ये सेल का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इट मीन्स ये अपनी जो रिएक्शंस है वो नहीं कर पाएगा और यहाँ पर ये सेल जो है कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बैटरी उपयोगी होती है और जो धारा होती है वो इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में गमन करती है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो हो जाएगा वो है विद्युत अपघटन के लिए क्या आवश्यक होता है। तो विद्युत अपघटन के लिए यहाँ पर मैंने अभी बताया, विद्युत अपघटन के लिए जो है वो बैटरी बहुत ही आवश्यक होती है। बैटरी कौन सी होगी, वो डायरेक्ट करंट होगी। डायरेक्ट करंट इट मीन्स यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, डीसी का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि हम लोग अल्टरनेटिंग एसी का क्यों नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पर डीसी का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो है दिशा नहीं बदलती है और जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है उसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए वहां पर एसी का हम लोग यूज नहीं करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर डीसी जो ही हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पर बताना होगा कि हम लोग इसमें डीसी करंट का यूज करते हैं। फिर आपका जो तीन जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि फैराडे का प्रथम नियम,
और यहाँ पर द्वितीय नियम, और यहाँ पर कोलराउस का जो है वो नियम यहाँ पर आपको बताना है। तो फैराडे ने जो प्रथम नियम दिया था, उस प्रथम नियम के अनुसार आप बोल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। एक बार पुनः सुनिएगा, हमारा जो फैराडे का प्रथम नियम है ये बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हो जाएगा। इसी क्रम में फैराडे का द्वितीय नियम भी आपका होता है। आपका फैराडे का द्वितीय नियम हो जाएगा कि समान आवेश से निक्षेपित द्रव्यमान उनके निक्षेप तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। तो एक बार पुनः सुनिएगा इस डेफिनेशन को, ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है जो आप इसको बता सकते हैं, और ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका ये दोनों ही नियम दिए गए हैं। तो इन दोनों नियम के बेसिस पर आपसे ये दोनों ही नियम पूछे जा सकते हैं। और लास्ट जो आपका नियम है वो कोलराउस का नियम है। तो कोलराउस का नियम जो होता है, तो कोलोराउस का नियम हमारा ये कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके सभी आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो एक बार पुनः सुनिएगा, यहाँ पर आपका कोलोराउस का नियम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके सभी आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो आपका कोलोराउस का नियम ये कहता है। तो आपके ये जो क्वेश्चंस थे और भी जो क्वेश्चंस आपके बनने वाले थे इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने वो यहाँ पर आपको बताया। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, या फिर बोल सकते हैं विलयन, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। यहाँ पर ये मैंने नोट डाउन कर दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से सीख कर अपने वाइवा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके जो भी मैंने इसका सोल्यूशन बताया उसको आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप जब एग्जामिनर के सामने जाएं तो कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपने अगर कोई भी अदर टॉपिक बना रखा है तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, मैं उसको आने वाले वीडियोस में अपलोड कर दूंगा अपने ही चैनल पर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपका जो है वाइवा बहुत ही बेस्ट जाएगा इन टॉपिक को सीख कर और इन क्वेश्चंस की मदद से। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।